टाइम है 6 बजे। तो गाड़ी खराब है। आएगा तो गुड इवनिंग। तो टुडे आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करने जा रहे हैं। वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यू शुड एंजॉय इट, यू शुड प्रिपेयर इट एंड आई सेंड यू। मैंने आपको अगर बात करना है, मुझसे कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। अनम्यूट करें, बात करें और वापस खुद को म्यूट कर लें। आपको मैंने एक एलन का गाइड नोट्स फॉर्मेट में व्हाट्सएप किया था, वो मिल गया आप लोगों को? मिल गया आप लोगों को? ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओके, तो दैट्स गुड। तो वो आप लोगों को मिल गया है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं एज ए फॉर्मूला बुक। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो हम इसमें आगे बढ़ाएंगे। आप चाहें तो बोल भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो आप इसे नोट कर लीजिए सबसे पहले। टेक योर टाइम। टू स्मॉल स्फीयर्स each having a charge plus q are suspended by insulating, नोट कर लीजिए आराम से, threads of length l from a hook
This arrangement is taken in space where there is no gravitational effect. Then the angle between the two suspensions and the tension in each will be. इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी जो सिचुएशन है आप नोट करते चलिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अगर जनरल सेंस में ये दो स्फीयर होते, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, और दोनों पे चार्ज कितना है, बोथ कैरीज द चार्ज q एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम सपोज करिए कि अभी इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 2 थीटा, या आप इस एंगल को थीटा भी ले सकते हैं, एंगल बिटवीन टू सस्पेंशंस। तो हमने आपको बताया था अगर थ्रेड में टेंशन T है और ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब यहाँ हम फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। देखिए Q और Q में सबसे पहले रिपल्शन का फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन F, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फिर टेंशन को हमने रिजॉल्व किया, हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि टेंशन को हम रिजॉल्व कर सकते हैं T cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा T sin थीटा। और इन इक्विलिब्रियम T sin थीटा, T sin थीटा किसके इक्वल है, F के इक्वल है, और T cos थीटा किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है। तो ये दो इक्वेशंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर आप देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में भी ये है। अगर हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू F अपॉन mg, F अपॉन mg, F अपॉन mg। या अब देखिए, अब ये क्वेश्चन में कहा गया है कि हम स्पेस में चले गए, किसमें चले गए, स्पेस में, टेकन इन द स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो सबसे पहले इस लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ेगा। नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट का मतलब है कि वहां पर जी की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ जी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन से भी इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन में अगर हम जी को 0 रख दें तो m इंटू 0, 0 आ गया, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 0, थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो एंगल बिटवीन सस्पेंशंस, जनरल केस में एंगल बिटवीन थ्रेड्स, एंगल बिटवीन थ्रेड्स कितना है, 2 थीटा है। और यहाँ अगर थीटा 90 डिग्री आ गया तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। तो हमारा आंसर अब बिल्कुल क्लियर है। हम इस क्वेश्चन का आंसर है ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, वेलकम, बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता है इसका आंसर। तो अब देखिए, अब हमें फोर्स भी निकालना पड़ेगा, तो हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। ये अब हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, तो बी आंसर नहीं हो सकता, ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। और थ्रेड की लेंथ एल है। अब हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे अगले स्टेप। नोट कर लीजिए आप, इसे आराम से नोट कर लीजिए। एंगल बिटवीन थ्रेड्स, तो एंगल बिटवीन थ्रेड्स तो हमने निकाल लिया। अब एंगल बिटवीन थ्रेड्स आ गया आपका 2 थीटा, दैट इज 180 डिग्री। तो एक आंसर हमने रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास अब Q और Q में फोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे, Q और Q में फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। अब टेंशन भी पूछा है, टेंशन भी पूछा है, तो T sin थीटा इक्वल टू F को हम यूज करेंगे।
क्या यूज कर सकते हैं, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ। तो देखिए अब हम उसे यूज करते हैं। ओके वेलकम रिया। टी साइन थीटा इक्वल टू एफ है ना, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। अगर टी साइन 90 इक्वल टू एफ, तो टेंशन किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। टेंशन किसके इक्वल है, एफ किस इक्वल है, और एफ क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू बॉल्स। फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू बॉल्स। तो अभी जो बाकी लोग आ गए तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्लास को आगे बढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चंस करे कैसे जाते हैं ये हमें अब सीखना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। आप माइक को अनम्यूट करिए, अपनी बात करिए और उसके बाद म्यूट कर लीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो दो स्मॉल स्फीयर से, तो जनरल कंडीशन में क्या होता है, ये हमने सपोज कर लिया एक हमारा क्यू है और दूसरा भी क्यू है, और दोनों का थ्रेड लेंथ कितनी है, एल है। दोनों का थ्रेड लेंथ कितना है, एल है। और ये इक्विलिब्रियम में आ गए, तो इक्विलिब्रियम में मैंने आपको पहले भी बताया था, हम टेंशन को रिजॉल्व कर सकते हैं टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा में, क्योंकि अगर इसका इक्विलिब्रियम है तो सभी फोर्सेस इस पे लगने वाले, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो एमजी किसको बैलेंस करेगा, पिछली क्लास में भी मैं बता चुका हूँ, एमजी किसको बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा को। तो मैंने लिख दिया टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी, टी कॉस थीटा इक्वल टू टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी। फिर टी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ के इक्वल लिख सकता हूँ। अब जब हम स्पेस में जाएंगे तो स्पेस में क्या होता है, वो बोल रहे हैं वहां पे कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गया। तो मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने ये सेकंड इक्वेशन में टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी में जी को जीरो पुट कर दिया। जैसे ही मैंने जी को जीरो पुट किया तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई जीरो। अगर कॉस थीटा जीरो डिग्री है तो थीटा क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये एंगल थीटा है तो दोनों थ्रेड्स के बीच में एंगल कितना होगा, टू थीटा होगा। तो टू थीटा मैंने निकाल लिया 180 डिग्री। मुझसे एंगल भी पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो एंगल का आंसर 180 डिग्री आ गया, तो बी आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर नहीं हो सकता, ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। मुझे सही आंसर को निकालने के लिए टेंशन को भी निकालना पड़ेगा। तो व्हाट आई हैव डन, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, क्योंकि थीटा 90 डिग्री आ गया तो टी साइन 90 इक्वल टू एफ, तो टेंशन इक्वल टू एफ। एफ का मतलब हो गया, एफ का मतलब हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बॉल, फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना हो गया, एफ हो गया। अब मैं एफ को कैलकुलेट कर लूंगा और फोर्स को निकालने के लिए मैं कूलम्ब्स लॉ को यूज करूंगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अभी मेरे को ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस भी मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे को सिर्फ हेड लेंथ दी गई है एल, मान लो ये डिस्टेंस कितना है आर, तो मैं पाइथागोरस भी यूज कर सकता हूँ या साइन थीटा कॉस थीटा भी यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ साइन थीटा यूज कर लिया, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आर बाय एल। तो आर क्या हो गया, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, और थीटा 90 डिग्री है इसलिए आर इक्वल टू एल। अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस भी आर होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन बॉल्स, डिस्टेंस बिटवीन बॉल्स विल बी 2l, डिस्टेंस बिटवीन बॉल्स विल बी 2l। अब मैं कूलम्ब्स लॉ को क्या कर दूंगा, कूलम्ब्स लॉ को मैं क्या कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा। आपको समझ में आ रहा है ना। अब मैं कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर दूंगा तो टेंशन इक्वल टू एफ, तो टेंशन इक्वल टू एफ 1/4πε0 Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, क्योंकि दोनों बॉक्स के बीच में डिस्टेंस। अब r किसके इक्वल है, l के इक्वल है, तो ये आ गया 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर r इक्वल टू l, तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर, 4l स्क्वायर। मतलब ये हमारा आंसर आ गया ए। ए क्यों आंसर है, ए क्यों आंसर है, क्योंकि 2l का स्क्वायर क्या होगा, 4l स्क्वायर होगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आप देखिए 34 इयर्स बिफोर, ये उस समय की बात है जब मुझे पढ़ाते हुए हार्डली 8 to 9 मंथ्स हो रहे थे। तब भी एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या था, बहुत बढ़िया था। तो कैन वी मूव फर्दर, हम आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन पे।
या इसे एक बार और फिर से समझाना पड़ेगा तो वो भी बता दीजिए, अगले स्लाइड में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यू कैन चैट विद मी फॉर दिस। आगे बढ़ने, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यू कैन रेज योर क्वेश्चंस। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखिए, अभी एक हम बहुत अच्छे क्वेश्चन पे आ गए, इसको भी आप नोट करिए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। AMU स्टैंड्स फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बहुत हाई स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन होता है। AMU अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, बहुत पहली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू, ये इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हम इन्हें मानते हैं। तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो आज हमें मिलते हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए हैं। अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस है। तो देखिए, सबसे पहली चीज है ये कंडक्टिंग स्फीयर। तो हम कह सकते हैं ये मेटल का बना हुआ है। मेटल मतलब कंडक्टिंग, पहली चीज। और मेटल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रह सकता। A solid conducting sphere of radius a has a net positive charge 2q। नेट पॉजिटिव चार्ज 2q। साइन नहीं दिया गया इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 2q। A conducting spherical shell, ये भी कंडक्टिंग है। A conduct spherical shell है, इसकी इनर रेडियस कितनी है b, and outer radius c is concentric with the solid sphere। तो सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल का they have a common center and has a net charge -q। ये इस पर नेट चार्ज है -q। इसके अंदर तो चार्ज जा ही नहीं सकता। जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो चार्ज हमेशा हमें कहाँ मिलेगा, आउटर सरफेस से मिलेगा। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर स्फीयर्स ऑफ स्फेरिकल शेल विल बी। ये क्वेश्चन है हमारा, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। देन वी विल मूव फर्दर। उसके बाद हम इसे आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का क्वेश्चन नोट करना बहुत जरूरी है। तो PDF भी मिल जाएगी आपको क्लास के बाद। तो अब देखिए, इस पर चार्ज कितना है +2q, इस पर चार्ज कितना है -q। तो इंडक्शन का प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रिक इंडक्शन का प्रोसेस होगा। तो अगली स्टेप में मैं उसे इलेक्ट्रिक इंडक्शन की प्रोसेस से ही उसे सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपने नोट कर लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, टेक योर टाइम टू नोट डाउन। तो ये डायग्राम आप देखिए, मैंने दोबारा इस क्वेश्चन को लिखा है। इस पर चार्ज कितना है +2q। तो इंड्यूस होके कितना आएगा -2q, और इसके आउटर सरफेस पे इंड्यूस होके कितना आएगा +2q। तो पर इस पर ऑलरेडी पहले से चार्ज कितना था -q। तो अभी न्यू चार्ज कितना हो गया -q, इंड्यूस हुआ +2q, नया चार्ज इस पर कितना हो गया, q हो गया। तो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं निकाल सकता हूँ चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो चार्ज कितना है q, सरफेस एरिया आउटर की निकाल रहा हूँ, तो 4πc²। ये तो आउटर हो गया। तो आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी आंसर हो सकता है। ए भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल, बी भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है। अब हमें फर्स्ट आंसर, अब हमें इनर स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है। तो हम निकाल लेंगे इनर स्फीयर पे कितना चार्ज हो गया -2q स्फेरिकल शेल पर। और इसकी इनर की रेडियस कितनी है, दिख रही है आपको, इनर की रेडियस b। तो सरफेस एरिया इनर का हो गया 4πb²। तो ये हो गया हमारा -2q, कैंसिल नहीं कर रहे, 4πb²। तो देखिए, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इसलिए ए आंसर है करेक्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। इंडक्शन फिर से समझ लीजिए। इस पर कितना चार्ज था +2q, इंड्यूस होके कितना आया -2q अंदर वाली सरफेस से,
फिर इंड्यूस होगा तो बाहर वाली सरफेस को कितना आ जाएगा, +2। तो पहले से चार्ज कितना था इस पर, -q, और +2q इंड्यूस हो गया, तो आप नेट चार्ज कितना हो गया आउटर सरफेस पे, -q + 2q, दैट इज q। अब इनर पे चार्ज कितना है, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, चार्ज ऑन इनर विल बी -2q। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और टफ नहीं है, नई चीजें हैं, सीखते जाइए। और कुछ बोलना है तो अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बातचीत करके वापस म्यूट कर सकते हैं। तो एवरीबॉडी हैज नोटेड डाउन, नोट कर लिया आप लोगों ने इसको। इंड्यूस होकर -2q क्यों आया, क्योंकि ये प्लस है, प्लस के कारण इंड्यूस होगा -2q। अब ये देखिए, ये आपका, एक मिनट, अच्छा सवाल है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आई विल टेल यू। ये देखिए, ये इस पर चार्ज कितना था, +2q। अब इसके पास अगर हम कोई बॉडी रखेंगे तो अंदर चार्ज कितना इंड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। इंडक्शन पढ़ो, भूल गए होगे तो। और अगर यहाँ चार्ज 6 होता तो यहाँ पे इंड्यूस कितना हो जाता, -6। अब इसके आउटर सरफेस पे कितना इंड्यूस हो गया, आउटर सरफेस पे, क्योंकि इनर पे इंड्यूस हुआ -2q, तो आउटर पे इंड्यूस हो जाएगा +2q। अब एक मैं आपको बहुत आगे चल के कैपेसिटेंस के चैप्टर में हम आ रहे हैं, तो बहुत जोरदार बात है। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ, तो आई वांट टू नो इट। तो आपने पूछा था, ओके ओके, बस पार्टिसिपेट करो आप लोग अच्छे से। आई जस्ट सिंपली वांट दैट यू शुड स्कोर वेरी हाई मार्क्स। आपका कुछ एग्जाम्स वगैरह की तैयारी अच्छी होगी, तो आपको पेपर बहुत आसान लगेगा। तो ये इंडक्शन के प्रिंसिपल पे देखिए, जो मैंने आज क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया, हर क्वेश्चन में आपको एक चीज पता लगेगी, हर क्वेश्चन में डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट थ्योरीज को हम डील करेंगे। तो आपने अगर इसे नोट कर लिया है तो हम इसे आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए, आपका कोई भी डाउट हो तो चैट करिए, उसको जरूर डिस्कस करिए। अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बहुत इंडक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, और किसी एक मेथड से मैं सिर्फ डायरेक्टली चार्ज देता हूँ अंदर वाले शेल को। मैंने अंदर वाले शेल को कितना चार्ज दिया, +2। तो इंडक्शन का प्रोसेस होगा, इंडक्शन का प्रोसेस होगा, क्योंकि मैंने उसको कितना चार्ज दिया, चार्ज गिवन टू, देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, चार्ज डायरेक्टली गिवन टू inner sphere, given to inner sphere, how much, +2। यहाँ इंडक्शन क्या होगा, -2। आउटर स्फीयर पे क्या इंडक्शन होगा, +2। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कैपेसिटर कैसे जनरेट किया जाता है, ये तो एक्चुअली ये हम लोगों ने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, तो ये टेक्निकल बातें, -q। और ये अब इसके बाहरी सरफेस को मैं क्या कर देता हूँ, अर्थ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, अर्थ। तो अब इस पर चार्ज कितना हो गया, 0। तो आप पूछेंगे कहाँ गया +2, वो अर्थ में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अर्थ से बड़ा बड़ा कैपेसिटर नहीं। तो देखिए, अब हमने इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया, डेवलप कर दिया, क्योंकि ये +q और ये -q है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमेशा, आगे चल के हम पढ़ेंगे, हाई पोटेंशियल पे कंसीडर की जाती है, और नेगेटिव चार्ज बॉडी लो पोटेंशियल पे कंसीडर की जाती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न such things. तो चार्ज डायरेक्टली गिवन टू इनर स्फीयर +q, तो चार्ज इंड्यूस ऑन, लिख लेते हैं अच्छे से, चार्ज इंड्यूस्ड on the inner surface of outer sphere will be +q, and charge induced on the outer surface, on the outer surface of outer sphere
will be plus q. Then outer surface is connected to earth. So the outer surface will now, after connecting with earth, will have only charge 0. देखिए स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज समझनी चाहिए, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए, तो ये आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा जब आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जाएंगे। अच्छे से पढ़िए, इंटरेस्ट डेवलप करिए। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट 11th में पीसीएम को बस इतना पढ़ लेते हैं कि स्कूल एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। अच्छा, नॉलेज के लिए पढ़िए, जब नॉलेज अच्छा होगा तो कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, स्कूल में तो वैसे ही आप जो पूछा जाएगा बता के आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडक्शन की प्रोसेस है, ये मैंने आपको बता दी। तो आप देखिए, मैं अगला क्वेश्चन एमसेट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, ये आंध्र प्रदेश का सबसे प्रेस्टिजियस, आजकल आंध्र प्रदेश के 2 डिवीजन हो गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आईआईटी में अगर जोन वाइज अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैज गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन इन आईआईटी एंड मेडिकल एंट्रेंस। एक्चुअली इनका जो मैथमेटिक्स का कोर्स सिलेबस होता है बहुत अच्छा होता है। आज भी जो अंडर 100 रिजल्ट्स हैं सबसे ज्यादा हैदराबाद साइड से ही आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं 1 माइक्रोकूलम -1 microcoulomb, 2 microcoulomb are placed in air at the corners A, B, and C respectively of an equilateral triangle ABC having length of side 10 cm. The resultant force on charge at C. ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इसे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब ये न्यूमेरिकल है। A, B, C। अब ये चार्ज मान लिया हमने Q1, क्योंकि Q1 गिवन है 1 माइक्रोकूलम, जरूरत पड़ने पर हम इसे 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं। एंड दिस इज Q2, और Q2 कितना गिवन है -1 माइक्रोकूलम, तो -10⁻⁻6 कूलम। और Q3, अब ये तीसरा चार्ज हो गया Q3, तो अब Q3 कितना गिवन है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम को आप लिख सकते हो बच्चों 2 × 10⁻⁻6 कूलम। अब हमें उस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। सबसे पहले अप्रोप्रिएट डायग्राम बना लिया जो सी पे रखा गया है। अब सी पे रखा हुआ चार्ज देखिए, Q1 ये प्लस है, Q2 क्या है, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे यहाँ माइनस है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस। Q3 इज प्लस, तो प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, तो ये फोर्स हो जाएगा फोर्स बिटवीन A and C, and this will be attraction force between B and C। और अंदर वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। तो अब हम कह सकते हैं BC और AC के बीच में कितना एंगल फॉर्म होगा 120 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाला टोटल एंगल कितना होता है, तो ये देख लीजिए इन दोनों एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए, तो ये एंगल होगा 120 डिग्री। अब हम FAC और FBC को कैलकुलेट कर लेंगे और नेट फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। 0.9 न्यूटन। हम अच्छा न्यूमेरिकल है, दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल बोर्ड में भी आ सकते हैं 2 मार्क्स के। तो FAC को कैलकुलेट कर लेते हैं 9 × 10⁻⁹। FAC को कैलकुलेट करने के लिए हमें A और C के चार्जेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Q1 × Q3, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻12, और साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 1/10 मीटर। 1/10 मीटर का मतलब 1/100। अब हम अगली से अपनी जाके स्क्वायर फेस को कैलकुलेट कर लेंगे। 100 ऊपर चला जाएगा, 9 × 2 18 हो गया, 9 × 2 18 हो गया। इसको नोट करिए, आई विल बी नीडिंग सम पेपर टू वर्क ऑन इट।
9 into 10 to the power 9, and this is 2 into 10 to the power minus 12 upon 1 by 100 square. इसी तरह हम आप क्या निकालेंगे, FBC. FBC is the force between Q2 and Q3, और Q2 दिया हुआ है 10 to the power minus 6 नेगेटिव चार्ज है, और Q3 दिया हुआ है, तो ये भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम्स फोर्स में आप जानते हैं चार्ज का साइन नहीं लिया जाता है। तो अब हम अगले स्टेप में जा रहे हैं, इसे कैलकुलेट करके देखिए। तो FAC हो गया आपका 18 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 12, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 2, दैट इज 1.8 न्यूटन। और अब हम FBC को भी कैलकुलेट करेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू 10 टू द पावर, चार्ज का साइन नहीं लेंगे, सिर्फ चार्ज की वैल्यू लेंगे, अट्रैक्शन में हो गया अपॉन 1 बाय 100। तो ये भी आप देख रहे हैं कि FBC विल बी 2 इंटू 2 9, 18 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 12 प्लस 2, तो ये भी 1.8 न्यूटन आया। तो ये दोनों फोर्स इक्वल है, ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स विल बी FAC, लिखना भी पड़ेगा FBC होल स्क्वायर प्लस 2FAC इंटू FBC इंटू cos 120 डिग्री। तो ये इक्वल है, तो अब हम इसको दोनों को मान लेते हैं दैट इट इज इक्वल टू F, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, F स्क्वायर plus 2F square cos 120 is minus 1 by 2. So F net square will be F square, that is F net will be equal to F equal to 1.8 Newton. इसका करेक्ट आंसर हो गया 1.8 न्यूटन will be the correct answer. इसको आप नोट कर लीजिए, 1.8 Newton will be the correct answer. Practice is the only solution. तो चलो पिछली स्लाइड में जाके एक मिनट इस आंसर को टिक कर लेते हैं, 1.8 न्यूटन, 1.8 न्यूटन। सॉरी, तो आगे हम बढ़ते हैं, आपने इसे नोट कर लिया होगा, आपने इसे नोट कर लिया। तो अगले स्टेप में अब हम आते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। अब मेडिकल एंट्रेंस फिजिक्स है, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाए। फिगर शोज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस emerging from a charged body, ठीक है। एक चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमर्ज होती है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मूव्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट ए एंड बी आर ई एंड ई बी, तो आप देखिए इसको बड़ा ध्यान से देखिए कि ये हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, ए एंड बी, एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी इज आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए हमेशा याद रखिए, when electric lines of forces, when electric नकुल आ जाइए, विवस्वान नकुल, when lines of forces are narrow, it indicates
indicates a strong electric field. बड़ी अच्छी बात है, इसको आप ध्यान रखिए। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगी, then electric field lines of forces, electric lines of forces are very nearer to each other. The space between lines of forces is small. When electric field is feeble, feeble means weak, then electric lines of forces, okay, कोई इश्यू नहीं है। अब आप लोगों को एक आदत रखनी चाहिए अपनी मेल। मैं तो सुबह उठते ही मेल चेक करता हूँ, हर एक घंटे में मेल चेक करता हूँ, मेल, एसएमएस और मेरा व्हाट्सएप, I continuously check. So when electric lines of forces are narrow, it indicates a strong electric field. A strong electric field. Definitely A पर इलेक्ट्रिक फील्ड B के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि B पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग इंक्रीज हो गई है। So the correct answer of this question is, this is a very important conceptual question. इस तरह का कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इज इट क्लियर टू यू? डिस्टेंस का कोई भी कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि ई ए इज ग्रेटर देन बी। और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, एट बी स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ फोर्सेस, between the lines of forces is more than that of it. इस तरह भी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो ये देखिए, आर से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास, अच्छा क्वेश्चन है, 6.4 into 10 to the power minus 27 kg and charge given 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb is situated in a uniform electric field. 1.6 नोट कर लीजिए, 1.6 into 10 to the power 5 volt per meter. The velocity of the particle at the end of 2 into 10 to the power minus 2 meter path when it starts from rest. वेलोसिटी पूछी गई है। तो देखिए, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन मास। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इज EQ by m, and we'll find electric field is 1.6 into 10 to the power 5, charge is 3.2 into 10 to the power minus 19, mass of alpha particle. Yes, this is very important. Mass of alpha particle is 4 atomic mass unit, and 1 atomic mass unit is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. So we will do it. 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. अब आपको अप्रोक्सीमेटली ले लिया, एक मिनट थोड़ा इसको सुधारेंगे। करेक्टेड 1.67, ये तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं 1.6 into 3.2 10 to the power minus 14 plus 27 divided by 1.67.
ये बाद में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.6 और 3.2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो हम कर ही सकते हैं, इंटू 3.2, तो ये आ जाएगा 5.12 इंटू 10 to the power 13 डिवाइडेड बाय 1.67 या 1.6 भी ले सकते हैं, -14 + 27। तो एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आप मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ पाथ लेंथ दी गई है। क्या दी गई है? पाथ लेंथ इज गिवन, सो दिस इज इक्वल टू s, दिस इज इक्वल टू s। अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और वी कैन यूज द फॉर्मूला v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो v² इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं 2as, एंड s इज आल्सो गिवन 2 into 10 to the power -2 मीटर। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी नोट इट डाउन ओवर हियर। तो अगली स्लाइड में आपके पास तो कॉपी है, हमारे पास तो स्लाइड ही है। ओके, समवन वांट्स टू आस्क? यस। अच्छा, मास दिया हुआ है। ओके ओके, आई डिड नॉट सी, वेरी सॉरी। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है। कितना गिवन है? 6.4। ओहो हो, और ये यहाँ पे थोड़ा हमने इसे गलत भी करा है। गुड गुड, अलर्टनेस इज वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। देखिए, आप इसको थोड़ा सुधार देते हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गिवन, गिवन है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो व्हाट वी विल यूज, ओके वेट अ मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको सुधार देते हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो देखिए मैंने एक गलती करी, मैंने क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ा, जल्दी जल्दी रीड किया, और कुछ डेटा को मैं मिस कर दिया। तो ये आप लोगों को नहीं करना है एग्जामिनेशन में। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गिवन, कितना गिवन है? 6.4। ये तो बहुत अच्छी बात है, 10 to the power -27। तो अब हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 10 to the power -27, तो ये देखिए, ये 1.6 इसको कैंसिल कर देगा कितने टाइम्स? 4 टाइम्स कैंसिल कर देगा। 4 इसको कैंसिल कर देगा कितने टाइम्स? 0.8 टाइम्स। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया 0.8 into 10 to the power 5 minus 19 plus 27. So acceleration will be 0.8 into 10 to the power 30. तो हम इसको लिख सकते हैं 8 into 10 to the power 40. अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, एंड वी नो द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो एक्सेलरेशन को मैं नोट कर लेता हूँ, a equal to 8 into 10 to the power 14. So I will write its unit मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट लिखना भी बहुत जरूरी है। तो अब हम आगे अगली स्लाइड में जा रहे हैं। तो हम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as को यूज कर लेंगे। नाउ we using v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये तो 0 है, ये s, सो v स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे v इक्वल टू रूट ऑफ 2as। डिस्टेंस अब हमें इसको नोट करना है। डिस्टेंस है 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power -2। चलिए अगली स्लाइड में हम आगे आते हैं, तो डिस्टेंस को नोट कर लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, एक्सेलरेशन हमने निकाला ही हुआ है 8 into 10 to the power 14, और s भी है 2 into 10 to the power -2। 8 into 2 16, रूट के बाहर जाएगा 4, अंदर बचेगा 2 into 10 to the power 12। और अब हम इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2 10 to the power 6। जब पावर का स्क्वायर रूट लिया जाता है, जब पावर का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो पावर हाफ हो जाती है। तो अब देखते हैं हम कौन सा आंसर है हमारा। 4 रूट 2 10 to the power 6। कहीं ना कहीं हमारे को आंसर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक,
लिथियम में 10 टू द पावर 5 था, 14 माइनस 14 और 27 प्लस 13 ही आएगा। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, देखते हैं कहाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। 14 माइनस 2 12 6 4 रूट 2 10 टू द पावर 6 ही आएगा। या तो हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम कर ली है। तो ओहो यस, हियर वी हैव डन अ मिस्टेक। देखिए कहाँ हमने गलती करी। इट शुड बी 10 टू द पावर 12, क्योंकि 0.8 को हम लिख सकते हैं 8/10। क्या लिख सकते हैं? 8/10। ये हमारा 12। अब ये गलती को हमने सुधार लिया, तो हम आगे जाते हैं। तो 12 है ये, तो इट शुड बी करेक्टेड ओवर हियर। ये 10 टू द पावर क्या है? 12 है। तो देखिए इसको करेक्ट कर लेते हैं। 10 टू द पावर 12, 12 माइनस 2 10 टू द पावर 10। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर हाफ हो जाएगी। तो इसका आंसर आना चाहिए 4 रूट 2 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप पीछे जाके आंसर को क्या कर सकते हैं? टिक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर, हमें लग रहा है कि हमारा आंसर होना चाहिए डी। वी शुड हैव व्हाट आंसर? डी। डी शुड बी द आंसर। ये देखिए, इस तरह से क्या हम अप्रोच भी सीखते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल, व्हेनेवर इट इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करती है, एंड दैट फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन इन द मोशन। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पैराबोलिक पाथ पे भी मूव करता है। ये टॉपिक हमें, इसको हम अलग से भी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये गलती हो गई थी। अब देखिए, it is a question taken from the IIT JEE 2000। A simple question, आप इसे नोट कर लीजिए। Consider a system of three charges, q by 3, q by 3 and minus 2 q by 3. Place at point A, B and C. Place at point A, B and C. A पे रखा हुआ है हमारा कौन सा चार्ज? रखा हुआ है q by 3। B पे रखा हुआ है q by 3 और C पे रखा हुआ है माइनस 2q by 3। माइनस 2q by 3। Take OB, 2B, the center of circle of radius R, and angle CAB is 60 degree. Angle CAB is 60 degree. The electric field at point O. अब हमें O पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर O पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी? 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। एक्चुअली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। O पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। तो कौन कौन सी होंगी? एक चार्ज ए प्रोड्यूस करेगा, एक चार्ज बी प्रोड्यूस करेगा, एक चार्ज सी करेगा। तो ए की पहले फील्ड डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ए की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, लेट इट इज इवन, लेट इट इज इवन। अब बी की इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम इट होगी, लेट इट इज E2। और देखिए क्लियर है, OB इक्वल टू OA इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, वेयर R इज द radius of circle, और therefore E1 equal to E2। E1 और E2 एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि E1 is the electric field produced by charge q by 3 and E2 is the electric field produced by charge q by 3। इक्वल है, अपोजिट है। अब बच गया सिर्फ एक ही चार्ज, वो है माइनस 2q by 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसको भी नोटिफाई कर लेते हैं। निगेटिव चार्ज है, इसलिए निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। तो हमारा आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड का E3। क्या आंसर है? E3। अब हमें E3 को कैलकुलेट कर लेना है। नाउ विल कैलकुलेट E3। चलिए E3 को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू बोलिए, 2q by 3, डिस्टेंस बोलिए, रेडियस ऑफ सर्किल, और रेडियस ऑफ सर्किल इन्होंने आर लिए तो हम भी आर ले लेते हैं। तो E3 विल बी 2q by 3। तो ये हो जाएगा 2q अपॉन
12 पाई 3 से मल्टीप्लाई होगा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब 2 से 12 को कैंसिल कर दीजिए, 2 से 12 को कैंसिल कर दीजिए, 2 क्यूब बाय 3 आर स्क्वायर। एंगल का कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पर, तो ये क्यूब बाय 6 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। सो this statement is a wrong statement. ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ बचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 क्यू बाय 3 की, और 2 क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। चार्ज हो गया 2 क्यू बाय 3 और O से -2 क्यू बाय 3 का डिस्टेंस हो गया इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल। ये हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए कुछ भी है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आता है तो ये डायग्राम वगैरह दिए जाते हैं। आपको मालूम है 3 चार्जेस हैं तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी, उन्हें एरो से पॉइंट आउट करिए और उसे कैलकुलेट कर लीजिए। और भी क्वेश्चन आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एडवांस में 15 to 18% पे सिलेक्शन हो जाता है। एडवांस में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, मैं आपको बता देता हूँ पूरे पेपर में। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा लेवल क्या है पूछा जाता है। पहले आर डी शर्मा से आ जाता था मैथ्स जेईई मेंस का, अब तो कुछ भी पूछते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी चीज से घबराइए मत। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। देखिए 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस। अब देखिए अभी हम 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस को प्लेसिंग कर रहे हैं। ये देखिए ये आइडेंटिकल चार्जेस हैं, हम इसे मान लेते हैं Q। दिस इज आल्सो Q and this is also Q. Which of the numbered vectors coincide in the direction with the electric field at the midpoint M of the hypotenuse? बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट M पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मिड पॉइंट M पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो चलिए करते हैं। डेफिनेटली मिड पॉइंट M पर, वेट अ मिनट, मिड पॉइंट M पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगा, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगा। तीनों चार्ज इक्वल टू क्या है, Q। मिड पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसे हम नंबर कर देते हैं 1 2 और इसे नंबर कर देते हैं 3। तो 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड, मिड पॉइंट है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, तो अगर ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा r, क्योंकि मिड पॉइंट है। ओके, तो हमने हाइपोटेनस को क्या सपोज कर लिया 2r। तो फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखिए, क्योंकि हमने इसे माना है पॉजिटिव चार्ज, तो फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे, दैट इट इज E1। और थर्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी अवे होगी, E1 will cancel, E3। So net electric field is the electric field produced by second charge। और सेकंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेकंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आप अच्छे से जानते हैं, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। तो नेट फील्ड की डायरेक्शन इज गिवन बाय 2। द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 का एरो सही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को, ये देखिए ये कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आपको लगता है देखिए हमने इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करा, कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं किया, यही पैटर्न है आजकल पूछे जाने का। वो आपका लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज को चेक करना चाहते हैं। और तीनों चार्जेस को हमने मान लिया इक्वल टू प्लस Q एंड प्लस Q। ओके, तो अगले उस पे जा रहे हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, nowadays this examination is known as JEE, JEE।
इसी को आज कहते हैं JEE मेंस। वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। So this is known as nowadays JEE mains, JEE mains। तो आप जानते हैं, आप देखिए, a charged ball B hangs from a silk thread है। पिछली क्लास में भी हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन किया था, which makes an angle theta with a large charge conducting sheet P as shown in the figure। तो डेफिनेटली ये कहा गया कि इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए आप जानते हैं कितने फोर्सेस हैं। एक तो ये हो गया इसका फोर्स वेट mg, और इसको रिजॉल्व कर लेंगे हम। ये एंगल भी क्या हो गया थीटा, ये टेंशन है टी, तो टेंशन का रिजॉल्व फैक्टर क्या आएगा टी कॉस थीटा, और ये आएगा टी साइन थीटा। और चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई करेगी बॉल पर, फोर्स इक्वल टू ई क्यू। तो कंसेप्ट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by the sheet will apply force on the charged ball। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो बहुत क्लियर हो गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो बहुत क्लियर हो गई कि अब देखिए हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन जानते हैं, टी साइन थीटा इक्वल टू ई क्यू, टी साइन थीटा। प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, पिछले क्लास में करी थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 क्यू, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 क्यू। So sigma will be T sin theta into 2 epsilon naught upon Q. So we can say that sigma is proportional to sin theta. Sigma is proportional to sin theta. Sigma is proportional to sin theta. So this is the correct answer of this question. Sigma is proportional to sin theta. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए, जो आजकल अभी बोर्ड में भी पेपर्स में ऑब्जेक्टिव पूछे जाने लगे हैं, तो पेपर सेट करेगा तो कहाँ से करेगा। तो जनरली बहुत कन्वीनियंट होता है कि पिछले सालों के पेपर्स, 20-25 सालों के पेपर्स को हम सिलेक्ट कर लें और वहीं से क्वेश्चन को क्या करें, तो काउंट करें। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया, एवरीबॉडी हैज नोटेड डाउन। ये देखिए, ये क्वेश्चन को हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन पे आगे जा रहे हैं। You should enjoy this. Another good question. An electric dipole coincides on z-axis and its midpoint is on the origin of coordinate system. The electric field at an axial point at a distance z from the origin is, note कर लीजिए, is Ez, and electric field at an equatorial point at a distance y from origin is y। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। ई जेड है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, तो हम इसे बोलेंगे ई एक्सियल, और ई वाई है इक्वेटोरियल, तो हम इसे बोलेंगे इक्वेटोरियल। और आपको मालूम है
जेड और वाई क्या है, इक्वल है। एक्सियल पे डिस्टेंस है 1/4πε0 2p डिस्टेंस अपॉन जेड क्यूब, याद करो 1/4πε0 अपॉन 2p बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0 p बाय डिस्टेंस, यहाँ y दिया गया। तो अब आप देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप कितने मजे से हम कह सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा भाई, ये भी कैंसिल हो गया और ये कैंसिल होगा, p भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या, बचेगा 2y³ बाय जेड क्यूब, बट y इक्वल टू जेड, बट y इक्वल टू जेड। तो अब हम कह सकते हैं कि ई जेड, नाउ वी कैन से दैट ई वाई इक्वल टू 2y³ बाय z cube, but y equal to z, so it is 2z³ by z³ will get cancelled. So the answer is 2. The answer of this question is 2. तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी गुड नाइस क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, प्लीज नोट इट डाउन। इस तरह से हम इन सब चीजों को करते हैं। एक्सिस सिस्टम बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इट वाज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये आपका डायपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू। यस यू कैन आस्क हाउ इज y इक्वल टू z, ये गिवन है ना, देखो z इक्वल टू y। आप भी वही गलती कर रहे हो जो मैं करता हूँ जल्दबाजी में, क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये इसकी डायपोल की क्या सिचुएशन है, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। ओके यू कैन आस्क, गिवन है, गिवन y इक्वल टू z। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, टेक योर ओन टाइम, यू शुड involve yourself in this classroom। मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों को क्लास लेने में, आई एंजॉय। तो क्लास में हमने शुरू में फंडामेंटल से स्टार्ट किया था, तो एकदम से तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। चलिए, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम इसे जरूर करेंगे। 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू, आप इसे नोट कर लीजिए, -2q प्लस क्यू are placed at points x equal to 0, y equal to a, z equal to 0, x equal to 0, y equal to a। तो q प्लस q का जो लोकेशन है वो है 0 a 0, और -2q का, सॉरी -2q का लोकेशन है, उसका x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है 0, z कोऑर्डिनेट भी 0, वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। और प्लस क्यू का लोकेशन हमें दिया हुआ है a x इक्वल टू a, मतलब x एक्सिस पर है a, 0, 0, इट इज बेस्ड ऑन 3। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक्सिस सिस्टम बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द एक्सिस।
x, y, and this is your z axis, and this is your origin. अब एक चार्ज -2q ओरिजिन पे रखा हुआ है। -2q कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन। और दूसरा चार्ज है आपका +q, वो y एक्सिस पे रखा हुआ है। ये देखिए, ये आपका +q, ये डिस्टेंस पे रखा गया है। और तीसरा चार्ज है +q, y एक्सिस पे रखा गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये डायपोल बनाते हैं? हाँ, ये डायपोल बनाते हैं। अब ये चार्जेस डायपोल कैसे बनाते हैं, अब आप इसको देखिए। हम मान सकते हैं, वी कैन एज्यूम कि ये जो -2q है, ये दो चार्जेस से मिलके बना है, -q एंड -q, और ये डायपोल बनाएगा इस +q के साथ, और यहाँ पे भी डायपोल बनाएगा +q के साथ। तो एक -q इस +q के साथ डायपोल बनाएगा, एक -q इस +q के साथ डायपोल बनाएगा। तो यहाँ दो डायपोल बन गए। हमने कैसे सपोज किया? हमने सपोज किया -2q इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चार्जेस? 2 चार्जेस, ईच इज इक्वल टू -q। यहाँ दो डायपोल बन गए। तो दो डायपोल है, तो पहले डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होगा? मान लीजिए इसका डायपोल मोमेंट है P1 और इसका डायपोल मोमेंट है P2। तो क्लियरली दिख रहा है कि P1 और P2 के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो नेट डायपोल मोमेंट हो गया √P1² प्लस P2²। अब P1 को कैलकुलेट करेंगे तो डायपोल मोमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। सेपरेशन कितना है? A। तो P1 इज Q, P2 इज आल्सो Q into A। तो P1 P2 इक्वल हो गए, तो ये हो गया √Q² A² प्लस Q² A²। तो नेट डायपोल मोमेंट होगा √2QA। √2QA। अब √2QA देखिए सभी आंसर में दिया गया है। तो आप देखिए नेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? डेफिनेटली ये डायरेक्शन होगी, वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ये देखिए, ये हो गया P1, P1 दोनों इक्वल हैं P, और ये हो गया P2, P इक्वल। इक्वल होंगे तो जो नेट की डायरेक्शन आएगी, जो नेट की डायरेक्शन आएगी वो अलोंग द डायगोनल होगी, दैट इज P नेट। क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री। तो ये आपका कौन सा एक्सिस है? प्लस जेड एक्सिस है। अब ये प्लस जेड एक्सिस चाहिए। अब देखिए हम इसको, हमें डायरेक्शन का आंसर देना है। ये तो क्लियर हो गया। अब ये √2q है। पहले आंसर पे आते हैं हम, कि कौन से आंसर पे आते हैं हम? फर्स्ट आंसर पे आते हैं, अलोंग वाई एक्सिस। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। √2q है along the line joining x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, x equal to a, y equal to a, z equal to 0। प्लस x भी नहीं हो सकता, ये आंसर है। x equal to a, y equal to a। ये देखिए, ये रहा आपका पॉइंट। मैं आपको और समझा देता हूँ। ये रहा आपका पॉइंट। ये देखिए, ये आपका पॉइंट होगा a, a, क्योंकि z एक्सिस नहीं है इसलिए 0 है, तो इसलिए ये जो डायरेक्शन होगी, ये होगी along the line joining the point 0, 0, 0, ये हो गया 0, 0, 0, and a x equal to a, y equal to a, z equal to 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर नोट इट डाउन प्रॉपरली। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी चीजें आपके लिए अच्छी होती जाएंगी। प्रैक्टिस इज गुड। और आप लोगों का पढ़ाई वढ़ाई कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है? नकुल, मैथ्स क्लास स्टार्ट कर देंगे। मैथ्स क्लास हम स्टार्ट करेंगे 2 एक दिन में। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या जा रहा था, क्यों नहीं स्टार्ट करी क्लास, मैं आपको बता देता हूँ। और भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। प्रॉब्लम ये था, मैं ये देखना चाह रहा था कि ऑनलाइन सिस्टम है। अब तो आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई देती है? क्या मैं दिखाई देता हूँ?
दो चीजें। तीसरा, क्लास का स्पीड बिल्कुल प्रॉपर है, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम शुरू में जा रही थी, रिकॉर्डेड क्लास भी हमें देना था, इसलिए हमने इसे स्टार्ट नहीं किया। स्वरूप है और भी स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स क्लास चाहते हैं, तो स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन या किसी भी टॉपिक से करेंगे। तो ये देखिए, अब आपको समझ में आ गया, तो क्या मैं इसे डू यू अंडरस्टैंड दिस? कम्युनिकेशन अच्छा है, चलो ठीक है। बैकलॉग वगैरह, पिन वगैरह की प्रॉब्लम दूर हो गई, यही सबसे पहले हम दूर करना चाहते थे। आज का सेशन एंड कर रहे हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। हम आपसे बड़े हैं उम्र में, हमेशा बोलेंगे टेक केयर। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते रहो, चिंता मत करो किसी चीज की, पढ़ते रहो, बढ़िया खाओ, अच्छा नींद लो। ओके, सो आई एम पुटिंग एन एंड ओवर हियर। बाय।